जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने दो टॉपिक पढ़े थे। पहला टॉपिक था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था अवर सोलर सिस्टम यानी हमारे सौरमंडल के बारे में हमने पढ़ा था। और मैंने इसमें आपको बताया था कि हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है, जिनमें अर्थ एक है जिस पे हम लोग रहते हैं। तो आज हम इन ग्रहों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, ये है हमारा सूर्य, और इस सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं ग्रह। तो सबसे पहला ग्रह जो सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है उसका नाम है बुध, ठीक है। मरकरी कहते हैं इंग्लिश में, मरकरी, ठीक है। दूसरा ग्रह है शुक्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वीनस। तीसरा ग्रह है अर्थ। देखो, शुक्र और अर्थ दोनों का शेप एक जैसा ही रहता है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की सिस्टर भी कहते हैं, राइट। तो ये है हमारी अर्थ। उसके बाद मंगल ग्रह, मार्स जिसे हम कहते हैं। उसके बाद जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं हिंदी में, जुपिटर। उसके बाद सैटर्न। आपको ये क्रम भी ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि सूरज से कौन कितने नंबर पे है, ठीक है। ये है हमारा सैटर्न यानी शनि ग्रह। उसके बाद यूरेनस यानी अरुण। उसके बाद नेपच्यून। तो ये टोटल 8 ग्रह हैं, राइट। अब हमारे सौर मंडल में ये सिर्फ ये ग्रह ही नहीं है, बल्कि कुछ और आकाशीय पिंड भी है, जैसे एस्ट्रॉइड्स जिन्हें हम हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जैसे कोमेट्स जिन्हें हम हिंदी में धूमकेतु कहते हैं, मेट्रेस, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे उल्का पिंड भी है। तो सबसे पहले हम इन ग्रहों के बारे में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, ये डेफिनेशन पूछी गई है यूपीएससी के एग्जाम में। आंतरिक ग्रह, तो आंतरिक ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो पृथ्वी के जैसे दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी के जैसे कौन कौन से ग्रह दिखाई देते हैं? एक तो बुध ग्रह है, एक शुक्र ग्रह है, पृथ्वी है खुद, और एक मंगल ग्रह है। इन सभी को पृथ्वी के समान माना गया है। तो ये तो पहली परिभाषा है। लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में पूछी गई थी दूसरी परिभाषा। क्या है वो दूसरी परिभाषा? हमारे सौरमंडल में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक बेल्ट है, और वो बेल्ट है एस्ट्रॉयड बेल्ट। यानी उस बेल्ट में बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स हैं। एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे चट्टानों के पिंड होते हैं, उन्हें हम एस्ट्रॉयड्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो मान लो ये एस्ट्रॉयड्स बेल्ट है। कहाँ है ये? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो किन ग्रहों के बीच में है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। ध्यान रह जाएगी बात। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर वाले सभी ग्रह हमारे कहलाएंगे आंतरिक ग्रह। ये वाले सभी ग्रह हमारे कहलाएंगे आंतरिक ग्रह, और इससे बाहर वाले सभी ग्रह कहलाएंगे हमारे बाह्य ग्रह, ठीक है। पहला पॉइंट तो है ये। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है। आकार के आधार पर, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फिर उससे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। उसके बाद शनि ग्रह है दूसरे नंबर पर। उसके बाद अरुण है, अरुण जिसे हम इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। उसके बाद नेपच्यून यानी वरुण। उसके बाद पृथ्वी। उसके बाद शुक्र। उसके बाद मंगल, मंगल ग्रह शुक्र ग्रह से भी छोटा है, और सबसे छोटा ग्रह है बुध, ठीक है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने? बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह की हम बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह होगा हमारा बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह होगा हमारा बुध, ठीक है। तो आकार के आधार पर क्वेश्चन एसएससी में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ा ग्रह बताओ, तो आप कहोगे बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। या पूछ लिया जाएगा सबसे छोटा ग्रह बताओ, या पूछ लिया जाएगा कि दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बताओ। लेकिन यूपीएससी में कैसा पूछा जाएगा? यूपीएससी में आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, और ये कहेंगे कि आकार के आधार पर इनको क्रम में लगाओ, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम्स में। अब देख लेते हैं ग्रहों के बारे में। देखो, पहला ग्रह है बुध।
बुध ग्रह के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है, सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य के। दूसरा पॉइंट ये है कि इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट, राइट। तीसरा पॉइंट ये है बुध ग्रह के बारे में कि यहाँ दिन बहुत ही गर्म होते हैं और रातें बहुत ही बर्फीली होती है, बहुत ठंड होती है रात में। ये तीसरा पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है, यानी ये जो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, वो पश्चिम से पूर्व की ओर करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखो ज़्यादातर ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर ही डायरेक्ट करते हैं, रोटेट करते हैं, सिर्फ दो ग्रहों को छोड़ करके। कौन से है वे दो ग्रह? पहला ग्रह है शुक्र ग्रह और दूसरा ग्रह है अरुण ग्रह। इन दो ग्रहों को छोड़ करके बाकी ग्रह, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन ये जो दो ग्रह है शुक्र और अरुण, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं अपने एक्सिस पे, यानी ये लोग घूमते हैं क्लॉकवाइज, और ये जो ग्रह है ये घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। बात आई समझ में? तो सभी की जो डायरेक्शन है वो आपको याद हो गई होगी, सभी की डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, लेकिन इन दो ग्रह की डायरेक्शन क्लॉकवाइज यानी पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। और इसीलिए इन दो ग्रहों पर जो सूरज है वो पश्चिम दिशा से निकलता है, ना कि पूर्व दिशा से। बात आई समझ में? दूसरा ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है, और इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह के टाइम भी दिखाई देता है और सांझ के टाइम भी दिखाई देता है, रात के टाइम भी दिखाई देता है, तो इसीलिए इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। यह बिल्कुल पृथ्वी के समान होता है, इसीलिए इसको पृथ्वी की सिस्टर कहा जाता है, यानी ये आकार में, घनत्व में पृथ्वी के समान होता है। ठीक बात। तीसरा पॉइंट ये है, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है इसका। और अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अभी बताई, पूर्व से पश्चिम की ओर, और बाकी ग्रहों की पश्चिम से पूर्व की ओर, राइट। तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी, अर्थ। तो देखो अर्थ के बारे में तो हमें डिटेल में पढ़ना है। हमारी जो अर्थ है वो सूर्य से तीसरे नंबर पर है, ठीक है, और ये एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पूरे सौरमंडल में यही एक ग्रह है जिस पर जीवन है। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पानी पाया जाता है इस ग्रह पर बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका जो उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा, मून। एक ही उपग्रह है हमारी पृथ्वी का जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होगी? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी यहाँ जो सूरज निकलेगा वो पूर्व साइड में निकलेगा। क्लियर है? अच्छा जी, अब यहाँ इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। देखो चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। बारे में आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली है फुल मून और दूसरी है ब्लू मून। फुल मून क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। आपने देखा होगा कभी कभी चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है तो उसे कहते हैं हम फुल मून। और ब्लू मून क्या होता है? महीने में 2 बार पूर्णिमा होती है, और दूसरी पूर्णिमा जो होती है, दूसरी पूर्णिमा में जो मून हमें दिखाई देता है उसे हम कहते हैं ब्लू मून। क्लियर है? ब्लू मून। कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। पहला वर्ड है पेरिजी, PERIGEE। क्या होते हैं पेरिजी? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है उसे हम कहते हैं पेरिजी, ठीक है। और एक होता है एपीजी, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, सबसे ज़्यादा दूर होता है, उसे हम कहते हैं एपीजी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से भी दूर और सूर्य से भी नज़दीक होती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है तो उस वर्ड को हम कहते हैं पेरिहीलियन, पेरिहीलियन, ठीक है।
और कब होता है ऐसा? ये होता है 3 जनवरी को। तो सूर्य पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है 3 जनवरी को, राइट। और सबसे ज़्यादा दूर कब होता है? वो होता है 6 जुलाई, सॉरी 4 जुलाई को। सबसे ज़्यादा दूर होता है 4 जुलाई को, और उसका नाम दिया गया है एपीहीलियन। एपीहीलियन। तो ये 4 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, पेरिजी, एपीजी, पेरिहीलियन और एपीहीलियन, ठीक है, बहुत बार पूछे जाते हैं ये। तो ये हमारी अर्थ के बारे में था। अर्थ के बारे में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ओवरऑल ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट है मंगल ग्रह। देखो मंगल ग्रह के बारे में क्या है? पहला पॉइंट तो ये है मंगल ग्रह के बारे में कि ये पृथ्वी से भी छोटा है, इसका जो आकार है वो पृथ्वी से भी छोटा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसे लाल रंग का ग्रह भी कहते हैं। किसकी वजह से होता है लाल रंग? आयरन ऑक्साइड यानी FeO2 की वजह से, FeO2 की वजह से मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इसका जो सैटेलाइट है, इसके 2 सैटेलाइट है, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। फोबोस और डिमोस, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, सारे नाम आपके साथ साथ याद हो जाएंगे, और नोट्स भी बनाते हुए चलो, ठीक है। ये आपके फिर बाद में काम आएंगे रिवाइज करने के टाइम। और इसमें जो फोर्थ पॉइंट भी आपको ऐड करना है, फोर्थ पॉइंट ये है कि पूरे सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है और सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो इसी ग्रह पे पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे बड़ा पर्वत इसी ग्रह पे पाए जाते हैं। नाम क्या है? कई बार नाम भी पूछ लेते हैं इन ज्वालामुखी का। तो देखो, सबसे बड़ा ज्वालामुखी सौरमंडल का, पृथ्वी का नहीं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है उसका नाम है ओलिपस मेसी। लिख लेना ये नाम, ओलिपस मेसी। और सबसे ऊंचा पर्वत जो पाया जाता है सौरमंडल में उसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मंगल ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया, ये चारों के चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा बृहस्पति। अब देखो, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट आती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, तो उसे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है? एस्ट्रॉइड बेल्ट चट्टानों की एक बेल्ट होती है, ठीक है। काफ़ी छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में रहते हैं, और ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बस इसमें यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये लोग भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये लोग का मतलब ये लोग नहीं है, ये पिंड है, ठीक है। ओके, तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है, राइट। मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में है ये एस्ट्रॉइड्स। अब बृहस्पति की बात हम करेंगे। देखो, बृहस्पति एक तो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का, पहला पॉइंट तो यही है, सबसे बड़ा ग्रह है। और इसमें दूसरा पॉइंट यह है कि बृहस्पति के काफ़ी ग्रह उपग्रह है, और उनमें जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ज्ञानीमिड। ज्ञानीमिड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसका जो रंग है वो पीला रंग है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है, तो वो है ज्ञानीमिड, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है शनि का, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, और उसका नाम है टाइटन, ठीक है। तो ये 2 ही पॉइंट आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा शनि ग्रह। शनि ग्रह में पहला पॉइंट तो ये है कि शनि ग्रह का जो घनत्व होता है वो बहुत ही कम होता है, पानी से भी कम होता है, राइट। पानी से भी कम होता है, यानी इसका मतलब यह है कि अगर हम शनि ग्रह को पानी के ऊपर रख दें तो शनि ग्रह पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा। घनत्व कम का मतलब यही है। यहाँ से आपको एक फिजिक्स का भी ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पिंड का अगर घनत्व कम हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो पानी पे तैरने लग जाएगी। अगर पानी से ज़्यादा घनत्व होगा तो वो पानी के अंदर डूब जाएगी, ठीक है। तो ये फिजिक्स का स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो शनि का जो एक उपग्रह है वो है टाइटन।
टाइटन दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। तीसरा पॉइंट यह है शनि ग्रह के बारे में कि शनि के चारों ओर एक वलय पाई जाती है, एक रिंग पाई जाती है। ठीक है, गैसों की ये रिंग होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ग्रह है अरुण। अरुण के बारे में पहला पॉइंट तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। यानी यहाँ सूरज पहले पश्चिम में निकलता है और फिर पूर्व में जाके छिपता है, राइट। तो इसमें सिर्फ यही एक पॉइंट है अरुण के बारे में। वरुण के बारे में अगर हम पढ़े तो वरुण के बारे में ये पॉइंट है, ध्यान रखना है, पेपर में पूछा गया है कि जो वरुण का रंग है वो हरा रंग है। और किसके कारण है? मीथेन गैस के कारण। मीथेन गैस के कारण वरुण ग्रह का रंग हरा रंग है। ठीक है। उसके बाद यम आता है जिसे हम बोना ग्रह कहते हैं। अच्छा, यम को बोना ग्रह क्यों कहा गया? क्योंकि ये ग्रहों की जो कंडीशन होती है उनको फॉलो नहीं करता। ठीक है, ग्रहों की कंडीशन क्या होती है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये अरुण ग्रह की कक्षा को भी काटता है, इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर रख दिया गया। तो ये था ग्रहों के बारे में। अब थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में और पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के बारे में आज हम लोग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये है हमारी पृथ्वी और यहाँ से जियोग्राफी अब आपकी स्टार्ट होती है सीरियस वाली, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, फिजिकल जियोग्राफी से। ग्रहों के बारे में इतने क्वेश्चन नहीं बनते, कभी कभी बन जाते हैं, तो मैंने आपको वो टॉपिक कवर करा दिया। अब देखो ये है हमारी पृथ्वी। सबसे पहले हम अगर इसकी शेप की बात करें तो पृथ्वी की शेप है जियोइड। कोई कहता है इलिप्टिकल है, कोई कहता है गोलाकार है, कोई कहता है अंडाकार है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी शेप का नाम दिया है जियोइड, राइट। अब पृथ्वी की जितनी भी चीजें हैं उनको समझने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई, राइट। पड़ी हुई लाइन इस तरीके से, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। और कुछ लाइन थी खड़ी हुई लाइन, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची गई। तो ये जो पड़ी लाइन है इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। लेटी हुई लाइन है ना, तो इसीलिए लैटिट्यूड। हिंदी में कहते हैं इनको अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी हुई लाइन है इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, जबकि लैटिट्यूड जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं उनमें सबसे बड़ी जो रेखा है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है वो है 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड का नाम दिया गया है इक्वेटर, जिसे हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। यानी ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध, राइट। इसके अलावा हमारी पृथ्वी पर टोटल ये कितने अक्षांश है? देखो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इससे ऊपर 90 है, इस तरीके से 90 लैटिट्यूड है, और नीचे भी 90 लैटिट्यूड है। टोटल कितने हो गए? 181, ठीक है। तो 181 लैटिट्यूड है, राइट। और कितनी लॉन्गिट्यूड है? देखो ये पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी जब घूम करके इस साइड में जाएगी तो कितना एंगल बना लेगी? जब एक वर्त घूमता है तो कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। तो टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड है? 360 लॉन्गिट्यूड है। 180 इस साइड में और 180 इस साइड में। क्लियर है? अब कुछ लैटिट्यूड आपको ध्यान रखनी है, कुछ लैटिट्यूड के नाम। ये तो है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। उसके बाद 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कहेंगे कर्क रेखा।
क्या कहेंगे, कर्क रेखा। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से स्टेबल हो सकते हो। इसी प्रकार 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ की जो लैटिट्यूड है उसे हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे मकर रेखा। कैप्रिकॉन, मकर रेखा। ठीक है, और फिर यहाँ 90 डिग्री में ये हो जाएगा साउथ पोल और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। आई बात समझ में। अच्छा, वैसे तो अक्षांश बहुत सारी है, इन्हीं को क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना गया। देखो, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है और 23.5 डिग्री साउथ में जो लैटिट्यूड है, इनके बीच में जो रीजन है, यहीं पे सूर्य हमारा लास्ट पॉइंट हो जाती है सूर्य की, जब सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है यानी कि वर्टिकली पड़ती है। इसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और इसी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ज़्यादातर क्या होता है, बर्फ़ होता है। बर्फ़ होता है क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के लिए ये बाउंड्री लाइन है, इसीलिए ये लैटिट्यूड इम्पोर्टेंट है। लैटिट्यूड का यूज कहाँ होता है, लैटिट्यूड का यूज होता है किसी की लोकेशन निकालने के लिए। अगर हमें पता करना है, मान के चलो ये कोई पॉइंट है, हमें पता करना है कि ये पॉइंट कहाँ है, तो हम ये पता करेंगे लैटिट्यूड की वजह से, राइट। लॉन्गिट्यूड का क्या यूज होता है, लॉन्गिट्यूड का यूज होता है टाइम कंसेप्ट निकालने के लिए, टाइम के लिए, डेट के लिए। ठीक है, इनके लिए लॉन्गिट्यूड का यूज होता है। समझ आई बात। अच्छा, इसके अलावा 66.5 डिग्री नॉर्थ में, 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है उसको कहा गया है आर्कटिक सर्किल। लिख लो यहाँ पे आर्कटिक सर्किल। और इसी प्रकार 66.5 डिग्री साउथ में जो लैटिट्यूड है उसको कहा गया है अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल, समझ आई बात। अब इनके बीच में जो रीजन बनता है, ये हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर से 5 से 10 डिग्री के बीच, इक्वेटर से 5 से 10 डिग्री के बीच जो रीजन है उसको कहते हैं इक्विटोरियल रीजन। क्या कहते हैं, इक्विटोरियल रीजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इक्विटोरियल रीजन। उसके बाद 5 से 10 के बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों साइड, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों साइड जो रीजन रहता है, देखो ये है 5 से 10 डिग्री लैटिट्यूड, और इसके बाद जो रीजन रहता है इसको कहते हैं हम टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन या टेम्परेट रीजन। ठीक है, बात आई समझ में। अच्छा, कुछ और रीजन होते हैं, जैसे ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ, बीच में है 0 डिग्री इक्वेटर, ये 66.5 डिग्री साउथ, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो देखो यहाँ इस रीजन में सूर्य हमारा बिल्कुल ऊर्ध्वाधर पड़ता है, तो इसीलिए इस रीजन को कहते हैं टोरिड जोन। क्या कहते हैं, टोरिड जोन। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो रीजन है 66.5 डिग्री तक, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इनको कहते हैं टेम्परेट जोन। इनको कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ मैं लिख देता हूँ टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। और उसके बाद ये वाला जो रीजन है, यहाँ ज़्यादातर जमती है बर्फ़, तो इसको हम कहेंगे फोरिड जोन। सॉरी, फोरिड नहीं, फ्रीजिड, फ्रीजिड जोन। तो ये जोन आपको ध्यान हो गए। ठीक है, याद हो गए ये सभी, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हमने इसमें लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा है। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लैटिट्यूड है ये किन किन देशों से होकर के जाती है और भारत के किन किन राज्यों से होकर के जाती है। यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में कि किन किन राज्यों से या किन किन देशों से लैटिट्यूड होकर के जाती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, किन किन राज्यों से होकर के जाती है। तो ये सब हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। बाय।